बताइए कि ये जो सीएए में बदलाव किया गया है, माइनॉरिटीज जो बांग्लादेश, पाकिस्तान से भारत आते हैं, उनको लेकर जो बड़ा फैसला किया गया है, उसको आप किस नजर से देखते हैं? हर साल करीब 5,000 लोग पाकिस्तान, बांग्लादेश और भी अफगानिस्तान वगैरह से कुछ संख्या अगर मिला लें तो करीब 5,000 लोग हिंदू जो हैं, हिंदू और इसके अलावा बौद्ध, सिख और क्रिश्चियन और जैन और पारसी, ये लोग आते हैं भारत में, जिसमें स्वाभाविक है बड़ी संख्या जो है हिंदुओं की ही है। तो वो सारे भारत आते हैं, और लेकिन 2014 के बाद जो आए उनको उनका क्या होगा? भाई वो भी तो आ रहे हैं, उनके पास पाकिस्तान का पासपोर्ट है या बांग्लादेश का पासपोर्ट है, या फिर वो ऐसे ही किसी तरीके से बेचारे गिरते पड़ते पहुंचे, भारत में पासपोर्ट भी नहीं है, कोई कागज भी नहीं है, ये भी हो सकता है। तो अभी क्या हो रहा था कि एक कानूनी संकट भी था, एक मानवीय संकट भी था। दिख रहा था कि किस तरीके से लुटे पिटे आए हैं, क्योंकि जिस तरीके का प्रोसिक्यूशन पाकिस्तान में और बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है वो दुनिया से छुपी हुई बात नहीं है। लेकिन अब वो लोगों को आप कैसे रोकोगे? किस कानून के तहत यहाँ पर आप स्टे दोगे? तो अब एक ये नोटिफिकेशन आया है जिससे ये है कि भाई अब आपके पास अगर कागज नहीं है, आपके पास कुछ वो नहीं है, तो भी आप भारत में रह सकते हो, आपको डिपोर्ट करने का खतरा नहीं है। ये है इसका सबसे बड़ा। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है चंद्र प्रकाश जी कि बिहार में राहुल ने यात्रा निकाली, बिहार में बड़ा मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे, जबकि हम सब जानते हैं कि बिहार में कांग्रेस ना के बराबर है, ना 3 में है ना 13 में है। लेकिन बिहार के बहाने राहुल गांधी ने असम के लोगों को संदेश दिया। आप याद कीजिए, राहुल गांधी ने जो यात्रा निकाली थी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले, वो भी किस तरह से असम के उन उन रास्तों से गई थी, उन उन जगहों से गई थी, उन उन बस्तियों से गई थी जहां पर मुसलमान ज्यादा तादाद में रहते हैं, और उस वक्त भी वहां पर आग लगाने की कोशिश हुई थी। तो अब जब उनका इकोसिस्टम छदम भेष में ये जमीयत उलेमा हिंद के असद मदनी अगर वहां पर गए हैं, तो वहां पर शांति का प्रचार करने तो गए नहीं है। तो ये माना जाए कि बिहार चुनाव से पहले ही टूल किट कोई ना कोई बड़ा कांड असम में कर सकता है। देखिए, उन्होंने जाते ही सबसे पहला जो बयान दिया था ना कि असम गाजा बन गया है। अब सोचिए, गाजा बन गया मतलब जहाँ पे मिसाइलें गिर रही हैं, क्या वहाँ मिसाइलें गिर रही हैं? इससे पहले क्या हो रहा था हमको ये समझना पड़ेगा। बाकी देश में वहाँ के समाचार असम के उस तरीके से नहीं आते हैं जिस तरीके से हम बाकी क्षेत्रों के समाचार सुन पाते हैं। वहाँ पर जो गोचर भूमि, सरकारी भूमि, इसके गोचर भूमि मतलब गाँव सभा की जो एक जमीन होती है जहाँ पर पशुओं के चरने का स्थान होता है, और धीरे धीरे उन सारे स्थानों पर कब्जे हो गए। वहाँ पर उनके मार्केट बन गए, बस्तियां बन गई, मॉल बन गए, और इसके अलावा बड़ी संख्या में वन भूमि, जो जंगल की भूमि होती है, उस पर कब्जा हुआ था। और उन कब्जों को हटाने के लिए उन्होंने नोटिस दिया, असम सरकार ने, हेमंत विश्व शर्मा सरकार ने। बिल्कुल सरकारी जो प्रक्रिया है, बिल्कुल जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय गाइडलाइन है, जिसको ये लोग ये सबसे पहले जाके सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन को उल्लंघन दे रहा है, हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के उस पूरी गाइडलाइन को फॉलो कर, उनको भी पता है किन शक्तियों से उनको लड़ना है। उनको भी पता है कि जिस दिन वो सफाई शुरू करेंगे तो सबसे पहली दीवार सुप्रीम कोर्ट की आके सामने खड़ी होगी। ये देश का दुर्भाग्य है, क्योंकि समझना पड़ेगा कि भाई अगर वो किसी क्षेत्र में डेमोग्राफिक चेंज अगर इतना हो चुका है, तो ये भारत के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है। ये सिर्फ डेमोग्राफी और राजनीतिक मनोरंजन और चुनाव कौन जीतेगा हारेगा का विषय नहीं है। इस देश का कोई अंधा व्यक्ति भी जानता है कि अगर कहीं पर जनसंख्या 30% से अधिक मुसलमानों की हो गई तो वहां भाईचारा का मतलब क्या होता है। वहां भाईचारा सिर्फ दिखाने का होता है, वहां पर धीरे धीरे और फिर उसके बाद वो नरसंहार में बदलता है, जैसा हम कश्मीर में देख चुके हैं, जैसा बंगाल में हम अभी प्रक्रिया के बीच में है। तो इन दोनों स्थितियों में असम में सौभाग्य से चूंकि भाजपा की सरकार थी, तो भाजपा ने वहां पर इस तरीके के बदलाव शुरू किए। अब बदलाव का मतलब ये कि भाई वन भूमि के लिए आप वहां पर दोगे, वहां पर अब क्या बना रखा है इन्होंने? शॉपिंग मॉल बना रखे हैं, मैरिज हॉल बना रखे हैं। तो जब इन्होंने नोटिस दिया तो वो खुद तोड़ तोड़ कर जा रहे थे, वो खुद ही तोड़ रहे थे, क्योंकि खर्चा अगर सरकार तोड़ती है, सरकारी बुलडोजर तोड़ता है, तो आपको बिल भेजा जाता है कि भाई उसका बाजार दर से आप पैसे वापस करो। तो ये जितने भी थे घुसपैठिए तोड़ तोड़ कर भाग रहे थे, अपनी ही प्रॉपर्टीज हटाकर, क्लियर करके, अपना जो कीमती सामान ले वहां से खुद हट रहे थे, क्योंकि उनको मालूम है कि वो कौन है, उनको कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन तब तक ये कांग्रेस दिल्ली में बैठी हुई पूरी कांग्रेसी तंत्र घबरा जाता है कि भाई हमारा वोटर तो भाग जाएगा, तो हम चुनाव कैसे जीतेंगे। तो ये पहुंचते हैं, सबसे पहले वो एक इंटेलेक्चुअल बेस देने के लिए पहुंचते हैं कि अरे बांग्लादेशी हैं तो क्या हुआ, जो सैयद हामिद ने कहा था कि भाई बांग्लादेशी तो क्या हुआ, अल्लाह की जमीन है, अल्लाह की जमीन पे तो भाई मुसलमान का की जमीन है, तो मुसलमान तो हर जगह रहेगा। एक तो खैर उससे वो टोन सेट किया उस महिला ने। फिर अल्लाह वाले पहुंच गया, असली जो अल्लाह के टोपी वाले, जो अपने छोटा पजामा और जो टोपी पहने हुए। तो अब ये जब पहुंच रहे हैं तो ये जा जाकर भड़का रहे हैं। ये बेसिकली वहां पर एक लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम पैदा करना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है कि शांति से चुपचाप अगर वो जा रहे हैं तो प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
जब अगर वहां दंगे भड़केंगे तब तो सुप्रीम कोर्ट को आप जब फिर जाओगे सुप्रीम कोर्ट में आप पीआईएल करोगे कि भाई दंगे भड़क गया, और इस देश में देखा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है हर तरह की दबाव की राजनीति के आगे तुरंत सरेंडर कर देता है। सब सुप्रीम कोर्ट ही क्यों, इस देश का सारा तंत्र, सरकार, ये सब लोग सरेंडर कर देते हैं। तो इसलिए वहां पर किसी तरीके से असम में दंगे भड़काओ, ये पूरी कोशिश है। लेकिन आप ये देखो ना कि अगर दंगे भड़काओ की कोशिशें, तो इसीलिए शायद वहां के सीएम हिमंता बिस्व शर्मा को ये तक कहना पड़ा था कि अगर ऐसे ही नौबत आएगी तो शूट एट साइट के ऑर्डर भी दे दूंगा, जिसको लेकर बड़ा हो हल्ला हुआ था। उन्होंने ये यहाँ तक कह दिया था कि 18 साल से ऊपर की उम्र के किसी भी शख्स का आधार कार्ड नहीं बनेगा, क्योंकि आधार कार्ड में कितनी धांधलियां हो रही है, वो सब वहां पर नमूने देखने को मिल रहे हैं। देखिए असम में एक अद्भुत उदाहरण है सरकार की, मतलब एक कहते हैं कि जो अगर एक अच्छी सरकार आप चुनते हैं तो उसको, अब ठीक है अगर हम ही मतलब एक किसी चीज को, मतलब हिंदू समाज के साथ सबसे बड़ी समस्या यही है कि कुछ चीजों में हम भूल जाते हैं लोग समय के साथ साथ कि भाई क्या हुआ था हमारे साथ या क्या हो रहा था। इन्होंने कई चीजें की, सिर्फ यही नहीं किया। देखिए एक सबसे बड़ा इन्होंने आधार वाला आपने बताया, इसके कि 18 साल से कम के अधिक, भाई इस देश में किसी राज्य में ऐसा नहीं होता कि 18 साल के तक आपने आधार बनवाया ही नहीं, आप अचानक एक दिन 36 साल की उम्र पहुंच जाते हो आधार दफ्तर में कि मैं जीवन में पहली बार आधार बनवाने जा रहा हूँ। बच्चा पैदा होता है 2 साल 4 साल 5 साल, हद बिल्कुल। से 10 साल से पहले आप आधार बनवा ही लेते हो। तो आधार के लिए उन्होंने रोका, जो कि एक तरह से उनकी जड़ ही काट दी, क्योंकि वहीं से आधार का, यही चीज बंगाल में होनी चाहिए लेकिन वहां नहीं हो रही है। इसके अलावा उन्होंने एक काम किया, क्योंकि जिन जिलों में जो करीब 12-14 जिले हैं जहां पर हिंदू अल्पसंख्यक हो चुके हैं, तो वहां पर हिंदुओं पर हमले हो रहे थे, उनकी धार्मिक अधिकार उनके खत्म कर दिए गए थे, मंदिरों पर हमले हो रहे थे, उनकी जमीनें हड़पी जा रही थी और बहुत बुरी स्थिति थी। गांव गांव में, दूर दराज के गांव में बहुत बुरी हालत थी। तो वहां पर पुलिस की सुरक्षा, आप कहां तक पुलिस को पहुंचाओगे? एक एक गांव में आप थाने या चौकी तो बिठा नहीं दोगे, पुलिस भी कितना देखेगी? 24 घंटा पुलिस का तंत्र की एक सीमा होती है। तो उन्होंने एक बहुत बढ़िया काम किया कि भाई वहां पर हथियार के लाइसेंस देने का आदेश दिया कि जो भाई वहां के हिंदू हैं वो खुद, या जो भी है हिंदू हो चाहे किसी भी समुदाय के हो, एक एग्रेसर है और एक कोई विक्टिम है, तो जो अगर विक्टिम के पास हथियार होना चाहिए, अगर पुलिस सुरक्षा नहीं दे रही है तो एक कम से कम आर्म्स एक्ट के तहत सरकार से मिला एक हथियार होना चाहिए, तो उनको हथियार दिए इन्होंने। इसके अलावा जो सबसे बड़ा काम किया इन्होंने, हेमंत बिश्व शर्मा ने, कि भाई जमीन वहां पर, अब क्या हो रहा है कि भाई अगर हिंदुओं की जनसंख्या 12-14% रह गई है, तो हिंदू जो है औने पौने दांवों पर बेचकर जमीन अपनी वहां से जाना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अब आगे चल के भविष्य यहाँ है नहीं हमारा, ये बांग्लादेश बन चुका है। वैसे भी अगर मान लीजिए कि अब एक, मतलब एक मेरा मित्र का बता रहा था कि वहां पर उनका एक बारपेटा में कुछ व्यापार है, और वहां पर वो सामने मांस फेंकते हैं, हड्डी फेंकते हैं, जबकि वो मतलब वो जैन परिवार है। तो अब वो वहां पर उस तरीके से वो, मतलब मतलब मुझसे मतलब उनकी पहचान मैं नहीं बताना चाह रहा हूँ, लेकिन रह नहीं सकते वहां पर। वो जो दूसरे हाँ समुदाय के लोग इस तरह के हालात पैदा करते हैं, ये उनकी स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। इसी तरीके से वो जगह खाली करवाते हैं, तो यही हाँ, तो सब कुछ वहां पर, इसीलिए वो अब परिवार वहां नहीं रह पा रहा है। वो उस परिवार के सामने संकट क्या है कि भाई उनको किसी भी दाम पर बेच के, तो अब ये एक आदेश आ गया कि भाई अगर आपको किसी भी एक धर्म से दूसरे धर्म में अगर आप जमीन बेच रहे हो तो रजिस्ट्री ऐसे नहीं होगी, आपको पहले सरकार से एनओसी लेना होगा। तो अब वो मामला अटकेगा और वो कहीं ना कहीं चीजें जो है उससे उस पूरी प्रक्रिया पर थोड़ा लगाम। तो इसमें हेमंत बिश्व शर्मा की प्रशंसा करनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात है कि इस देश को समझना पड़ेगा कि आपके एक बॉर्डर स्टेट पे, जिसको हम आज नॉर्थ ईस्ट, जिसको नरेंद्र मोदी कहते थे कि भारत का ईशान कोड है, वो ईशान कोड एक तरह से युद्ध रथ है, और आज से युद्ध रथ नहीं है, बहुत लंबे समय से युद्ध रथ है। वहां पर धीरे धीरे एक जनसंख्या का परिवर्तन कराया गया, और वहां जी पर धीरे धीरे चीजों को बदलाव कराया गया। आज वहां पर भारतीयों को समझना चाहिए, और सबसे बड़ी बात है कि खड़ा होना चाहिए अपने उस मुख्यमंत्री के साथ जिन्होंने, बिल्कुल। जो इस संघर्ष को कर रहे हैं। पर एक चीज यहाँ ये भी गौर करने वाली है चंद्र प्रकाश जी, की नॉर्थ ईस्ट में पहले मणिपुर को भड़काने की पुरजोर कोशिश हुई, उसके बाद आप देखिए ये असम का नंबर आ गया है। और शायद यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को लगता है कि उनका वोट बैंक है, अगर वो वोट बैंक टस से मस हो गया तो फिर तो उनका इस बार के विधानसभा चुनाव में भी आना मुश्किल है। इसीलिए सारी मशक्कत हो रही है कि टूल किट भेजे जा रहे हैं, सोरोस गैंग के लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, लुटियन गैंग वहां पहुंच रहा है, खान मार्केट गैंग वहां पहुंच रहा है, कि ये इनके इन प्रकार कहीं ना कहीं उस वोट बैंक को बचाया जाए जो डेमोग्राफिक चेंज के लिए यहाँ आया और जो खासतौर पर घुसपैठी है, रोहिंग्या है। देखिए मणिपुर की स्थितियां अलग हैं। मणिपुर में फिर भी एक चीजें जो है वो, हम इसको जो कहते हैं कि जनजातियां जो हैं, ठीक है, उनका धर्मांतरण समय के साथ साथ हुआ है, और आज उनको कारण तो वही है,
ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन फिर भी एक उसका एक अलग संदर्भ है। और उसको भी भड़काने के पीछे वही पर्दे के पीछे की शक्तियां थी, उसी तरीके की जिस तरीके से तमाशा भाई मणिपुर में हिंसा कोई आज की तो थी नहीं, कांग्रेस के समय में भी वहां पे लंबे लंबे ब्लॉकेट लगा करते थे, आज कांग्रेस उस पर राजनीति करने लग गई है। तो ठीक है, लेकिन असम एक बड़ा टिपिकल स्टेट है। देखिए अभी हमारे कल जो जमानत जब रद्द हुई उमर खालिद और शर्जील इमाम की दिल्ली हाई कोर्ट से, तो बड़ा एक सियापा मचा पूरे दिल्ली के अखबारों में। देखिए कि बेचारे 5 साल से जेल में बंद है। शर्जील इमाम की कोई बाइट अगर वो याद कर ले कि उस व्यक्ति का बयान क्या था, वो असम के ही संदर्भ में, वो खड़ा होकर जिस चिकन नेक की बात कर रहा है वो असम की बात कर रहा है। वो बोल रहा है कि वहां पर हम इतना मलबा डालेंगे, इतना मलबा डालेंगे कि असम जब एक बार टूटेगा भारत से, चिकन नेक टूटेगा तो ये पूरा नॉर्थ ईस्ट हमारा भारत से टूट जाएगा। तो इस तरह का मंसूबा है। उसने बोला, खुलकर बोला, और बाकी भी बोलते हैं। ऐसा नहीं कि वो इकलौता व्यक्ति है। वहां के स्थानीय स्तर पे असम की जो राजनीति है वो उसी को बांटने के स्तर के लिए थी। नरेंद्र मोदी जब सत्ता में आए तो लोगों ने कहा कि अरे ये, उन्होंने सबसे पहले क्या कि नॉर्थ ईस्ट में सारे एक मंत्रियों का सप्ताह में एक मंत्री जाएगा जो नॉर्थ ईस्ट पर विशेष ध्यान दिया। वहां एयरपोर्ट बनाए, हाईवेज बनाए, वहां की कनेक्टिविटी ठीक की। लोग समझ रहे थे कि केवल विकास है, वो विकास नहीं था। देखिए विकास तो सरकारों के पास पैसा है, जाकर विकास कहीं भी कर सकती हैं, लेकिन वो विकास के अलावा वो नेशनल इंटीग्रेशन भी था कि इतने लंबे समय से एक राज्य को, एक पूरे क्षेत्र को जो भारत के, आपने एक तो अनाप शनाप बंटवारा हुआ जिसमें एक ऐसा मैप बनाया गया, बांग्लादेश बनाया गया कि जिसमें एक छोटा सा पतला सा कॉरिडोर है जिसको चिकन स्नेक कह के आप हमारे गर्दन पे तलवार लगा रहे हो वहां पर। और फिर उसके बाद उस चीज को आप पूरी तरह से देश के मनोवैज्ञानिक रूप से उसको काटने का प्रयास हुआ लंबे समय तक। तो इस चीज को नरेंद्र मोदी ने अंडू कर दिया। और सबसे बड़ी बात है कि हेमंत बिश्व शर्मा ने जिस तरीके से लगातार उनके, अब कांग्रेस के लिए यही तिलमिलाहट है। कांग्रेस समझ नहीं पा रही है कि भाई इतनी मेहनत से उन्होंने जो खेती की वो आज उस पर पूरा ये आग लगाकर चला गया ये आदमी।